वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम स्नेहा सिंह और आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी बुक फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये भूगोल क्या है, तभी तो हम जान पाएंगे कि मानव भूगोल क्या है। तो भूगोल ग्रीक वर्ड जियो और ग्राफ से बना है, यानी ज्योग्राफी। जियो का मीन्स होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, यानी एक्सप्लेनेशन ऑफ अर्थ। भूगोल की दो शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। क्लास 11th में हमने भौतिक भूगोल पढ़ा था, क्लास 12th में हम मानव भूगोल को पढ़ेंगे। नाउ वी डिस्कस अबाउट द 5 टॉपिक इन दी चैप्टर। डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल की परिभाषा, ज्योग्राफर द्वारा दी गई ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन यानी भूगोलवेत्ता द्वारा दी गई मानव भूगोल की परिभाषा, मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीयकरण, नव विचारधाराएं, पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद, समय के गलियारों से भूगोल, मानववादी भूगोल, रेडिकल भूगोल और व्यवहारवादी भूगोल, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। सो हम टॉपिक पे आते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, अक्सर हम मानव भूगोल को या फिर भूगोल को मानव से रिलेट करते हैं और ये वाकई में एक दूसरे से बहुत क्लोजली भी है। जैसे हम बोलते हैं फेस ऑफ अर्थ। फेस एक लिविंग थिंग का पार्ट है और अर्थ से हम उसे कंपेयर करते हैं। जैसे आई ऑफ साइक्लोन यानी तूफान की आंख। आंख जो है एक लिविंग पार्ट है और तूफान से हम उसे कंपेयर कर रहे हैं। इसी तरह हम जब यातायात की बात करते हैं तो आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन की बात भी करते हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स हम एक मानव को प्रकृति से जोड़ते हुए दिखाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि मानव भूगोल के कार्य करने वाले 3 प्रमुख स्कॉलर्स के बारे में, यानी भूगोलवेत्ता के बारे में। फर्स्ट थे रेडजेल, दूसरे थे एलन सी सैंपल और तीसरे थे पॉल विडॉल डी ला प्लाश, यानी रेडजेल, सैंपल और प्लाश। रेडजेल का स्टेटमेंट था कि मानव की गतिविधियों और पृथ्वी की गतिविधियों के मध्य एक गहरा संबंध है, यानी मानव की गतिविधियों और पृथ्वी की गतिविधियों के मध्य एक गहरा संबंध है। इसको समझने के लिए हमें सिंथेसिस की जरूरत पड़ेगी कि पृथ्वी कभी स्थिर नहीं हो सकती और उसी प्रकार मानव की इच्छाएं भी कभी खत्म नहीं हो सकती। इसके पीछे पृथ्वी व मानव में गहरा संबंध है। अतः उन्होंने डायनामिज्म की बात की। उन्होंने कहा कि हमेशा हर पल चीजें परिवर्तित होती रहती है। तो उन्होंने किस पे ध्यान दिया ज्यादा? डायनामिज्म पे, यानी गत्यात्मकता पे। अब आए हमारे प्लाश जी। प्लाश ने कहा कि उन्होंने कहा कि हम जो पृथ्वी के फिजिकल और भौतिक रूल को मानव के साथ जोड़ते हैं तो भी एक संबंध पैदा होता है। किसको? फिजिकल लॉ और भौतिक रूल्स को मानव के साथ जोड़ते हैं तो एक संबंध पैदा होता है। उन्होंने मुख्यतः इसे इंटर रिलेशनशिप की बात कही, यानी उन्होंने अंतर संबंधों पर ज्यादा गहरा ध्यान दिया। हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, यानी मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीयकरण। तो मानव का प्राकृतिकरण को हम कहते हैं नियतिवाद और प्रकृति का मानवीयकरण को कहते हैं हम संभववाद, यानी संभववाद। अब हम पढ़ेंगे नियतिवाद के बारे में पहले, यानी एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के बारे में। इसमें कहा गया है कि प्रकृति बहुत बलशाली है, मनुष्य पूर्णतः से प्रकृति पर आश्रित है। दूसरी इसमें बात कही गई है कि प्रकृति कभी भी प्रलय का संकट या फिर प्रलय कभी भी ला सकती है, कभी भी कुछ भी बदलाव हो सकता है। इसलिए आप प्रकृति की पूजा अर्चना करते रहें, यानी उसको पूजते रहें, उस पर अपनी श्रद्धा प्रकट करते रहें। जैसे कि हमें वेदास फिलॉसफी में पढ़ने को मिलता है, या फिर हमारे कुछ पहले के ट्राइब्स या फिर आज के भी ट्राइब्स ये सब काम करते हैं। पेड़ पौधों की पूजा, अग्नि की पूजा, तो ये सब हम करते रहें, ये नियतिवाद कहता है। अब हम पढ़ेंगे संभववाद, यानी पॉसिबिलिज्म क्या कहता है। इसमें कहा गया है कि मानव अपने बीच कुछ नया करने की संभावनाएं करता है और ये पैदा होती हैं। संभावनाएं प्रकृति के मानवीयकरण से होती हैं ये पैदा,
यानी कि मानव अपने बीच में कुछ नया करने की संभावनाएं पैदा करता है, और ये किसके कारण से होती है? प्रकृति के मानवीयकरण की वजह से। ये संभावनाएं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से आती हैं, ये भी इस बात कही गई है। संभववाद यहाँ पे आपको शो करती हूँ मैं बुक में, कि इसमें ये बात भी कही गई है। और इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर हम प्रकृति पर अपनी पहुंच बना सकते हैं। यानी हम भूकंप कब आएगा, भूकंप का केंद्र क्या होगा, ये सब हम पता लगा सकते हैं। यानी इसमें पूर्णतः प्रकृति पर आश्रित नहीं है, हम प्रकृति को बदलने में अग्रसर हैं। इसमें संभववाद में एक मेन बात कही गई है, यही आपको ध्यान रखनी होगी कि यानी हम पूर्णतः प्रकृति पर आश्रित नहीं हैं, हम प्रकृति को बदलने में अग्रसर हैं। अब इन्हीं दो मध्य वर्गों में से एक तीसरा वर्ग निकला, यानी इन दो कॉन्सेप्ट के बीच में से एक थर्ड कॉन्सेप्ट निकला, जिसे हम कहते हैं न्यो डिटर्मिनिज्म, यानी नव निश्चयवाद। ये किसने दिया था? बाय ग्रिफ। ये नव निश्चयवाद, रुको और जाओ निश्चयवाद भी हम इसे कहते हैं। यहाँ देखिए आप, नव निश्चयवाद, ये हमें भूगोलवेत्ता ग्रिफ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की थी। रुको और जाओ भी हम निश्चयवाद भी से कहते हैं। इस नियम के अनुसार उन्होंने समझाया था कि ये एक ट्रैफिक लाइट की तरह है, ठीक है। हम जो संभावनाएं सोचते हैं उनके होने की एक लिमिट होती है, और उन्होंने इसके निर्देश भी दिए थे कि ना तो व्यक्ति के पास पूर्णतः जरूरत का होना, और ना ही हम कहते हैं कि पूर्णतः स्वतंत्रता का होना। ये तीसरा अलग वर्ग निकला। अब मानव भूगोल को समय के साथ समझना, यानी समय के गलियारों से मानव भूगोल। तो इसमें 3 फेज आए हमारे पास, एडेप्टेशन, एडजस्टमेंट एंड मॉडिफिकेशन, ठीक। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा ये बॉक्स में जो गिवन है, ये हमें पढ़ना है कि मानव भूगोल क्या है, अमूलवादी भूगोल यानी क्या है, और व्यवहारवादी भूगोल क्या है, यानी बिहेवियरल ज्योग्राफी, रेडिकल ज्योग्राफी एंड वेलफेयर ज्योग्राफी। तो पहले हम पढ़ेंगे बिहेवियरल ज्योग्राफी। इसमें कहा है कि आप अपने एक्सपीरियंस के द्वारा आसपास की चीजों को किस तरह देखते हैं, यही बिहेवियरल ज्योग्राफी है। यही इसमें कहा गया है कि जातीय, प्रजाति, धर्म के बारे में आप किस तरीके से अपने अनुभवों के साथ साथ इन सब पर मद्देनजर रखते हैं, इसी को हम बिहेवियर ज्योग्राफी या फिर व्यवहारवादी विचारधारा कहते हैं। दूसरा पढ़ते हैं हम रेडिकल ज्योग्राफी। ये किसके विचारों पे डिपेंड है? ये कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी पे डिपेंड है कि यह सबसे ज्यादा यहाँ पे अनइक्वालिटी क्यों है, पुअर्टी क्यों है, यानी निर्धनता क्यों है, और समानता क्यों है। ये सब रेडिकल ज्योग्राफी में आता है, यानी अमूलवादी विचारधारा की ज्योग्राफी में। अब हम पढ़ेंगे मानव भूगोल की इसमें है कि घर, स्वास्थ्य, शिक्षा, यानी इन सब 3 चीजों पे, आवासन, स्वास्थ्य और शिक्षा के पक्ष में सम्मिलित है ये, यानी सोशल वेलबींग की बात इसमें की गई है। आप देख रहे हो कि नेक्स्ट पेज पे मानव भूगोल के विकास से रिलेटेड एक पूरी टेबल गिवन है, ये पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि कॉलोनिकल टाइम में अन्वेषण और विवरण, इस पे ज्योग्राफी के उपागम क्षेत्र थे। उत्तर औपनिवेशिक युग में जो है रीजनल सिंथेसिस की बात की गई, यानी प्रादेशिक विश्लेषण, यानी प्रदेश में सभी पक्षों में विस्तृत वर्णन इसमें किए गए। अंतरयुद्ध अवधि यानी इंटर वॉर के टाइम पे एरिया डिफरेंटेशन, यानी एक प्रदेश से अन्य प्रदेश के किस प्रकार क्यों भिन्न है, ये सब समझाने में इसमें बताया गया। यहाँ देखिए, एक प्रदेश से अन्य प्रदेश को किस प्रकार क्यों भिन्न है ये समझाने के लिए, तथा किस प्रदेश का विश्लेषणता की पहचान करने पर बल दिया गया इस पे। द नेक्स्ट वन इज, अगर हमारा नेक्स्ट है क्या, 1950 के दशक में अंततः 1960 के दशक में अंत तक, यानी स्थानीय संगठन। इसमें जो है हमारे सबसे ज्यादा बल दिया गया कंप्यूटर परीक्षण और सांख्यिक विधियों के प्रयोग में, यानी यहाँ देखिए कंप्यूटर और परीक्षीकृत सांख्यिकी विधियों के प्रयोग के लिए विशिष्ट मानचित्र और मानवीय परिघटनाओं के विश्लेषण में प्रायः भौतिकी के नियमों का अनुप्रयोग किया जाता था। 1970 के दशक में क्या हुआ, रेडिकल, ह्यूमनिस्टिक और वेलफेयर स्कूल्स के बारे में, यानी मानववादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय हुआ, जो कि मैंने अभी इसी पेज पे आपको तीनों चीजें समझाई। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, 1990 के दशक में क्या हुआ, लोकल कॉन्टेक्स्ट शुरू हो गया, यानी भूगोल का उत्तर दशक। ये सब हमारे समझाए गए हैं।
लास्ट पेज पे आप देखेंगे मानव भूगोल और सामाजिक विज्ञानों का सहयोगी अनुशासन, यानी यहाँ पे हमें भूगोल, मानव भूगोल के क्षेत्र बताए गए हैं। तो मैं आपको नॉर्मली लैंग्वेज में समझा देती हूँ। नगरीय भूगोल, यहाँ देखिए सबसे पहले दिया गया सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र क्या है? व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल यानी जिसमें कल्चरल चीजें आए, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, हिस्टोरिकल चीजें, चिकित्सा भूगोल यानी उसमें हमारा हेल्थ की सारी जितनी भी हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस होंगी वो हमारी चिकित्सा भूगोल में आएंगी। फिर नगरीय भूगोल में हमारा कहाँ की पॉपुलेशन किस नगर की सबसे ज़्यादा है, नगर कितना विकसित है, अनसिविलाइज है, ये सब बातें इसमें आएंगी। राजनीतिक भूगोल में निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल, यानी कि अगर मिलिट्री कहीं हमारी वॉर में जा रही है तो उसकी जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, वो सब सैनिक भूगोल में हमारा आएगा। फिर जनसंख्या भूगोल, आप देख रहे हो जनसंख्या भूगोल, इसमें हमारी पॉपुलेशंस आती है। आवास भूगोल, ह्यूमन सेटलमेंट्स हमारा चैप्टर भी है, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, जिसमें अर्धगुच्छित बस्तियां, गुच्छित बस्तियां, ह्यूमन सेटलमेंट ये सब आएंगे। आर्थिक भूगोल में संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विश्व भूगोल, पर्यटन भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, ये सारे भूगोल इसके उपक्षेत्र हैं। संसाधन आपको पता ही है, रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर आपका प्राइमरी एक्टिविटीज में आएगा अभी चैप्टर, उद्योग भूगोल भी आएगा, पर्यटन भूगोल कट कर दिया गया पर हमारी बुक में ये चैप्टर भी गिवन है। तो ये सारे, अब हमारा चैप्टर ये एंड हो गया है। आपको रिवीजन करने के लिए मेरे नोट्स अवेलेबल है मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे, मेरे फेसबुक पे, डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको पसंद आया हो तो, और लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिए। हाँ, अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में करके मुझसे पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। थैंक यू सो मच।